हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निम्मीज नॉलेज पॉइंट पर। तो हम लोग जनरल स्टडीज एमसीक्यू जो है जनरल नॉलेज के वो सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा सेट 8 है। इससे पहले 7 सेट जो है वो मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मैं इन फ्यूचर अपलोड करूंगी, तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन की, तो उसकी भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और इन फ्यूचर और भी वीडियोस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जनरल स्टडी एमसीक्यूज जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आप ज़रूर करके जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके समय में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ठीक है, सबसे ज़्यादा कब इसका विकास हुआ है मुगल चित्रकला का? तो वो है जहांगीर के समय में। ठीक है, आपको याद रखना है जहांगीर जो थे वो अकबर के पुत्र थे। अकबर की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठे थे और आपको याद होगा हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, इनके टाइम पे अर्जुन देव जी जो थे गुरु, सिख गुरु जो थे, इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इनके जो बेटे थे खुसरो ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और खुसरो की हेल्प करने के लिए ही, उनकी हेल्प करने के कारण ही जो गुरु अर्जुन देव जी थे, सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, इनको फांसी पर चढ़ा दिया था जहांगीर ने। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है जहांगीर की आत्मकथा है तुझक ए जहांगीरी, तो ये भी आपको याद रखनी है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो है वो लिखी है तुझक ए जहांगीरी। तो अगर आपसे पूछा जाए भाषा, किस भाषा में लिखी है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, तो इन्होंने फारसी भाषा में लिखी है अपनी आत्मकथा, फारसी भाषा में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप याद रख सकते हो कि पहला अंग्रेज जो आया था ना, कैप्टन हॉकिंस, वो भी इन्हीं के दरबार में आया था। ठीक है, पहला अंग्रेज मिशन जो बोला जाता है वो मुगल दरबार में आया था। किसके काल में आया था? तो वो आया था जहांगीर के काल में। ठीक है, जहांगीर के काल में। तो ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ चीजें जो हैं वो जहांगीर के बारे में आपको याद रखनी है। कैप्टन हॉकिंस जो थे वो फारसी भाषा और तुर्की भाषा जानते थे, तो जो जहांगीर थे वो इनसे इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इनको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, आपको याद रखना, इंग्लिश खां। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें जो है जहांगीर के बारे में याद रखनी है। इन फ्यूचर भी क्वेश्चंस जब भी हम डिस्कस करेंगे तो हम इसी तरह से एक्स्ट्रा जानकारी जो है वो मैं आपको देती रहूंगी। तो आपको ध्यान रखना है जहांगीर के टाइम में मुगल चित्रकला का जो समय था वो सबसे शीर्ष बिंदु पर था। जो शहजादे खुसरो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, इनके पुत्र थे, तो उसी के लिए इन्होंने क्या किया था, इसी के कारण इन्होंने गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु, इनको फांसी पर चढ़ा दिया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुझक ए जहांगीरी, जो इन्होंने फारसी भाषा में लिखी है। और जहांगीर के समय में पहला अंग्रेज जो था कैप्टन हॉकिंस, वो जहांगीर मुगल दरबार में आया था और इसको इन्होंने 400 का मनसब दिया था, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, इस तरह का ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ का मुख्यालय है। यूरोपियन संघ जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरोपियन संघ जो है इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, तो यहाँ पर है यूरोपियन संघ का मुख्यालय, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्पाद शुल्क लिया जाता है। एक्साइज ड्यूटी के बारे में पूछा है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी क्या वस्तुओं के आयात पर लगती है, क्या वस्तुओं के निर्यात पर लगती है, क्या वस्तुओं के उत्पादन पर लगती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ध्यान रखना है ये ना तो इंपोर्ट पे लगती है ना एक्सपोर्ट पे, ये प्रोडक्शन पर लगती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, आपको याद रखना है बिक्री के लिए जो उत्पादन किया जाता है, ठीक है, उत्पादकर्ता के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उन वस्तुओं के ऊपर जो है ये एक्साइज ड्यूटी लगती है, जो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी ध्यान रखना है। एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट
टैक्स है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये अपने ही देश में बनी हुई चीजों के ऊपर लगता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देश में उत्पादित वस्तुओं पर, देश में उत्पादित, देश के अंदर मतलब देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं पर ये टैक्स लगाया जाता है। बाहर जो उत्पादित हो रही है उनके ऊपर नहीं, देश से बाहर नहीं, ठीक है, वो फिर कस्टम ड्यूटी हो जाती है। तो जो एक्साइज ड्यूटी है, पहली बात तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि उत्पादनकर्ता जो है वो हमसे लेता है और फिर उत्पादनकर्ता जो है वो सरकार को देता है, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, सरकार डायरेक्ट हमसे नहीं वसूलती है इसको, ये आपको याद रखना है। और ये देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं के ऊपर ही लगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है, ठीक है। जो सेल के लिए वस्तुएं बनाई जाती हैं, बिक्री के लिए, उनके ऊपर उत्पादनकर्ता जो है वो ऐड कर लेता है, ठीक है, जो टैक्स होता है उसको ऐड कर लेता है और हमसे वसूल करता है। हम ये उत्पादनकर्ता को देते हैं और उत्पादनकर्ता आगे उसको सरकार को देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनडायरेक्ट टैक्स है और देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं के ऊपर ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी, ठीक है। तो मोट की मस्जिद जो है वो लोदी वंश में बनाई गई थी और ये सिकंदर लोदी के टाइम पे बनाई गई थी, आपको याद रखना है। मोट की मस्जिद जो है वो सिकंदर लोदी के टाइम में बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। सिकंदर लोदी के बारे में आपको देखिए, एक तो इन्होंने भूमि मापन हेतु एक गजे सिकंदरी जो था उसकी शुरुआत की थी, गजे सिकंदरी पैमाना था, ठीक है, उसकी इन्होंने शुरुआत की थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है आगरा शहर की स्थापना करी है इन्होंने, ठीक है, आगरा शहर की स्थापना, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा ये कविताएं लिखते थे, ठीक है, फारसी में कविताएं लिखते थे जिसको गुलरुखी के नाम से, ठीक है, गुलरुखी फारसी भाषा में कविताएं लिखते थे, ठीक है। कविताओं का संग्रह था जिसका उपनाम था गुलरुखी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, मोट की मस्जिद के बारे में पूछा गया है, तो मोट की मस्जिद जो है ये दिल्ली में है, मोट की मस्जिद दिल्ली में है। कब इसका निर्माण करवाया गया था मोट की मस्जिद का, अगर पूछा जाएगा तो 1505 में दिल्ली में जो है ये मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आगरा शहर की स्थापना करी है इन्होंने, ये भी आपको याद रखना है। गजे सिकंदरी भूमि मापन का पैमाना जो है वो इन्होंने स्टार्ट करा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गुलरुखी नाम से ये फारसी कविताएं लिखते थे, ठीक है, फारसी भाषा में, तो वो भी आपको याद रखना है। तो इतनी चीजें जो है सिकंदर लोदी के बारे में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, ग्रे रिवोल्यूशन का संबंध है। ग्रे रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ग्रे रिवोल्यूशन क्या ये फिश प्रोडक्शन से या वूल प्रोडक्शन से या पेट्रो प्रोडक्शन से या नन ऑफ दीज, ठीक है। मत्स्य पालन, ऊन उत्पादन या पेट्रो उत्पादन, तो आपको ध्यान रखना है। मत्स्य पालन हमने 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी, तो इसको पिसिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। और जो पेट्रो उत्पादन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक रिवोल्यूशन, ठीक है। जो भी पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं उनको हम अब बोलते हैं ब्लैक रिवोल्यूशन। ये जो ग्रे रिवोल्यूशन है ये 2 चीजों के लिए यूज होता है, एक तो ये ऊन उत्पादन के लिए यूज होता है, वूल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, एक ये फर्टिलाइजर के लिए भी यूज होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ठीक है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, इससे भी ये संबंधित है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर से भी संबंधित है ये, फर्टिलाइजर से, ठीक है, और ये ऊन के उत्पादन से भी संबंधित है ग्रे रिवोल्यूशन। तो हमें ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन में हमें ऊन उत्पादन दिया गया है, तो बी आंसर जो है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 1906 में आगा खां ढाका के नवाब तथा नवाब मोहसिन उल मुल्क द्वारा स्थापित संगठन का नाम बताइए, ठीक है। तो क्या नाम था जो ढाका के नवाब आगा खां और उनके जो नवाब मोहसिन उल मुल्क थे, इन्होंने जो स्टार्ट करा था उसका क्या नाम था 1906 में? तो आपको याद रखना है, उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। तो इसके ये आपको ध्यान रखना है, 1906 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? शोम्पेन जनजाति के बारे में पूछा है। क्या यह नीलगिरी पर्वतमाला में पाई जाती है, क्या निकोबार द्वीप में पाई जाती है, क्या स्पीति घाटी हमारे हिमाचल में है, और लक्षद्वीप टापू। तो कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है निकोबार द्वीप में,
ठीक है, और इनकी भाषा का नाम भी शोम्पेन है। ठीक है, ये शोम्पेन जनजाति शोम्पेन भाषा बोलती है। ठीक है, तो ये निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप में जो है ये पाई जाती है। नेक्स्ट है एक कथन, ये कथन किसका था? एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक शेल्फ का मूल्य उतना है जितना भारत और अरब के संपूर्ण देशीय साहित्य का। तो अगर आप मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, तो आपको पता होगा जो एजुकेशन कमीशंस मैंने करवाए हैं, मैंने काफी एजुकेशन कमीशंस करवा दिए हैं और भी बन रहे हैं, एक दो वीडियोस में बना रही हूँ, कोठारी कमीशन वगैरह, वो भी जल्दी आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन मैंने स्टार्ट किया था मैकॉले मिनट से। ठीक है, तो वो मैकॉले मिनट अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने उसके एमसीक्यू फॉर्म में भी वीडियो बनाई है और एक मैंने थॉरली भी उसकी वीडियो बनाई है। 2 वीडियो आपके मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। एजुकेशन कमीशन की जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेक कर सकते हो। तो हमारे टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे एजुकेशन कमीशन। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हर साल आते ही आते हैं, ज्यादा आते हैं कम नहीं आते हैं, तो वो आपने जरूर पढ़ के जाने हैं। लॉर्ड मैकॉले मिनट मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, मैकॉले मिनट मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैकॉले ने बोला था, मैकॉले बोलते थे कि भारतीय साहित्य जो है वो सारा का सारा झूठ है, सब झूठ है, बोला ये इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। और बोला कि जो यूरोपियन साहित्य है ना, उसकी तो एक लाइब्रेरी पूरे भारतीय साहित्य और पूरे अरबी साहित्य के बराबर है। ये जो मैकॉले हैं उन्होंने बोला था, क्योंकि उनको विलियम बेंटिक ने ये काम सौंपा था कि जो भारतीयों की शिक्षा है आप उसके ऊपर राय दीजिए कि किस प्रकार से शिक्षा दें, भारतीय भाषाएं सिखाएं या भारतीय साहित्य पढ़ाएं या अंग्रेजी भाषाएं पढ़ाएं, अंग्रेजी साहित्य पढ़ाएं। तो मैकॉले ने क्या बोला था कि अंग्रेजी साहित्य पढ़ाना है क्योंकि वही सच है। बोला भारतीय तो साहित्य सब झूठ है। ठीक है, तो ये मैंने थॉरली पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हो, इसको वीडियो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ये लॉर्ड मैकॉले का कथन था कि एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक शेल्फ जो है वो उसका मूल्य उतना है जितना भारत और अरब के संपूर्ण देशीय साहित्य का है। ठीक है, तो ये लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट है टोडरमल से संबंध था। टोडरमल किससे संबंधित था? टोडरमल जो थे, क्या वो संगीत से संबंधित है, साहित्य से, भू राजस्व से या कानून से? तो आप सबको पता है ये भू राजस्व सुधारों से संबंधित है। टोडरमल जो थे वो भू राजस्व सुधारों से संबंधित थे, अकबर के शासनकाल में थे ये। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2021 में 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो अनाउंस किए गए हैं। एक जो है 56th, अभी हमने तो 57th करना है ना, तो उसका आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये 57th इनको दिया गया है। 56th पूछा जाएगा। 56th जो है वो दिया गया नीलमणि फुकन को। ठीक है, ये असम से है, ये असम से है, ये इनको दिया गया था। और जो अभी अनाउंस किया गया है, ठीक है, जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा दामोदर माउजो को, जिनको 57th जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो अगर तो दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे, ये दोनों इनमें से कोई नहीं, तब तो ये दोनों ऑप्शन आपने सही कर देने हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा 2021 में जो अनाउंस किया गया, जो अभी दिया जाएगा, ठीक है, ये पिछला है। ठीक है ना, तो ये नीलमणि फुकन को दिया गया 56th ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 57th जो दिया गया वो दिया गया दामोदर माउजो। ये कोंकणी भाषा से संबंधित है, कोंकणी। ठीक है, हमारी जो 8th शेड्यूल है ना संविधान की 8वीं अनुसूची, उसमें जो भाषाएं हैं उनके लिए ये दिया जाता है। उनमें सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए जो है ये अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 56th असम के हैं, नीलमणि फुकन इनको दिया गया, और दामोदर माउजो ये कोंकणी भाषा के हैं, इनको लेखक है, इनको 57th जो है, ठीक है, ये दिया गया। तो ये आपको दोनों ही याद रखने, दोनों याद रख लेने आपने। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? ठीक है, ये भी करंट अफेयर है। हमारे जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, ठीक है, अंजू बेबी जॉर्ज जो हैं, जो लॉन्ग जंपर हैं, इनको अंजू बेबी जॉर्ज को ये जो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड है, ठीक है, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करना है, और उसके नीचे कमेंट में अपने व्यूज जो है वो जरूर देने हैं। तो ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट जो है वो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक थैंक यू।